हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एक्सपी पे। मैं हूं आपका बिजनेस टीचर हार्दिक और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 चैप्टर नंबर 6 स्टाफिंग का पार्ट 2। तो बच्चों, इससे पहले की जो वीडियो थे पार्ट 1 और इससे पहले के चैप्टर्स की वीडियो, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मेंशन कर दिया है। तो जिन लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उसको चेकआउट कर लेना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 से पहले बच्चों हम लोग पहले रिविजन करते हैं कि हमने पार्ट 1 में क्या पढ़ा था। हमने पार्ट 1 में पढ़ा था स्टाफिंग के बारे में। क्या होती है स्टाफिंग? स्टाफिंग का मतलब होता है रिक्रूट करना, सिलेक्ट करना, ट्रेन और डेवलप करना एम्प्लॉयज को राइट टाइम पे, ताकि सही समय पे सही जगह पे सही एम्प्लॉय काम कर रहा हो, ठीक है। हमने फिर उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ा, उसके प्रोसेस के बारे में पढ़ा। अब हम क्या कर रहे हैं बेटा कि उसके जो प्रोसेस में स्टेप्स थे, फॉर एग्जांपल रिक्रूटमेंट हो गया, सिलेक्शन हो गया, अब हम उनको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था रिक्रूटमेंट के बारे में। क्या होता है रिक्रूटमेंट? इसका मतलब होता है कि ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉय अप्लाई करें मेरी कंपनी में। इसके दो टाइप्स होते हैं, इंटरनल, एक्सटर्नल। लास्ट वीडियो में पढ़ा था इंटरनल के बारे में। इंटरनल रिक्रूटमेंट का मतलब होता है कि विद इन द ऑर्गेनाइजेशन ही लोग अप्लाई कर रहे हैं। दो टाइप्स इसके होते थे, जो कि थे हमारे प्रमोशन और ट्रांसफर। प्रमोशन में क्या था कि इंसान का जो एम्प्लॉय है उसका लेवल चेंज कर दिया मैंने, फ्रॉम लोअर लेवल टू मिडिल लेवल, या हो सकता है फ्रॉम मिडिल टू टॉप लेवल। ट्रांसफर में क्या हो गया कि एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय की मैंने जॉब लोकेशन चेंज कर दी। इंसान पहले काम कर रहा है लखनऊ में, अब वो काम कर रहा है उसी लेवल पे काम कर रहा है कानपुर में, ठीक है। अब इसके फायदे क्या होते हैं, नुकसान क्या होता है, वो पढ़ते हैं अब हम। तो मेरिट्स में क्या होता है? मोटिवेट्स एम्प्लॉय, प्रमोटिंग और ट्रांसफरिंग एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय बूस्ट देयर मोरल एंड मोटिवेट्स देम टू वर्क हार्डर एज दे सी कैरियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑब्वियसली बात है, प्रमोशन में क्या होता है, फ्रॉम मिडिल लेवल टू टॉप लेवल हम जाते हैं, या हो सकता है कि फ्रॉम लो लेवल टू मिडिल लेवल आते हो। इसमें क्या होता है, जब हमारा प्रमोशन होता है तो साथ ही साथ हमारा सैलरी भी इंक्रीमेंट हो जाती है, एम्प्लॉय हमारे मोटिवेट हो जाते हैं और अच्छे तरीके से काम करते हैं। क्यों? ताकि आने वाले टाइम में भी वो प्रमोट हो सके, ट्रांसफर हो सके, ठीक है। ये हमारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को बेनिफिट कर देता है, ये हमारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को इसलिए टारगेट करते हैं ताकि हमारी जो कंपनी की ग्रोथ है वो हो सके। अगला इकोनॉमिकल। अब जो इंटरनल रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है कि जो कंपनी के अंदर एम्प्लॉय ऑलरेडी काम कर रहे थे, हम उसके अंदर से रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। ऐसे में क्या होता है बेटा कि ऐसे में नया एम्प्लॉय तो आएगा नहीं, तो कंपनी खर्चा भी नहीं करेगी। इकोनॉमिकल से वो प्रोसेस हो गया ये हमारा। क्यों? क्योंकि कंपनी का पैसा बचाए, बजाय इसके कि वो बेटा बाहर के लोगों को बुलाए, वो अंदर के लोगों से रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, कंपनी का पैसा बचा रहे हैं। Saves cost and advertisement agencies and hiring process because candidates are already available within the organization, ठीक है। अब जब कॉस्ट सेविंग है और टाइम सेविंग हमारा हो गया। कैसे? जब एम्प्लॉय ऑलरेडी कंपनी के अंदर काम कर रहा है तो उसका जो ओनर है, बॉस है, उसको पता है कि कौन सा एम्प्लॉय कैसे काम करता है, उसके क्या एडवांटेज है, क्या नुकसान है उसके, ठीक है। और जब हम लोग रिक्रूटमेंट करते हैं, भर्ती करते हैं लोगों की, तो बहुत टाइम लगता है उसमें। उस टाइम को अवॉइड कर देते हैं कैसे? इंटरनल रिक्रूटमेंट को अडॉप्ट करके। टाइम सेविंग, सिंस इंटरनल कैंडिडेट्स आर ऑलरेडी नोन द प्रोसेस इज फास्टर कंपेयर्ड टू एक्सटर्नल हायरिंग, ठीक है। तो क्या हुआ हमारा? पहले में क्या था, मोटिवेट एम्प्लॉय मोटिवेट करता है। क्यों? क्योंकि जब वो अच्छा काम करेगा तभी उसको प्रमोशन और ट्रांसफर वगैरह होगा। सेकेंड स्टेप में क्या हो गया, इकोनॉमिकल होता है कि जब हम एडवर्टाइजमेंट कर ही नहीं रहे हैं, किसी एजेंसीज को हायर ही नहीं कर रहे हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए, तो हमारा पैसा बच जाएगा कंपनी का। थर्ड में क्या हो गया, टाइम सेविंग होता है, क्योंकि रिक्रूटमेंट प्रोसेस बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है और साथ ही साथ बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोसेस भी होता है। बेटर असेसमेंट ऑफ कैंडिडेट्स, मैनेजर ऑलरेडी नो द स्ट्रेंथ, वीकनेस एंड वर्क परफॉर्मेंस ऑफ इंटरनल एम्प्लॉयज, रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ रॉन्ग सिलेक्शन। अब बेटा क्या होता है इंटरनल रिक्रूटमेंट में कि हमें पता है कि एम्प्लॉय कैसे काम करता था, क्योंकि भाई ऑलरेडी वो कंपनी के अंदर काम कर रहा है ना, तो मुझे पता है, एक मैनेजर को पता है कि उसके फायदे क्या है एम्प्लॉय के, उस एम्प्लॉय के नुकसान क्या है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हमारा जो रिस्क होता है रॉन्ग सिलेक्शन का, वो कम हो जाता है। और लास्ट में आता है लॉयल्टी एंड स्टेबिलिटी। एक किसी भी एम्प्लॉय को प्रमोशन करना या ट्रांसफर करना, क्या हो जाता है, किसी एम्प्लॉय और लॉयल हो जाता है कंपनी के। जब एम्प्लॉय को पता है कि हाँ एक पर्टिकुलर टाइम के बाद उसका प्रमोशन कर दिया जाएगा या ट्रांसफर कर दिया जाएगा, तो ऐसे में क्या होता है, एम्प्लॉय और अच्छे से काम करता है, लॉयल होता है एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ। Providing promotion opportunities increase employees loyalty and reduces labor turnover। तो इसके फायदे समझ में आ गए। अब हम बढ़ते हैं इसके नुकसान की तरफ। लिमिटेड चॉइस। मेरी कंपनी में ऑलरेडी 10 लोग काम कर रहे थे, उन 10 में से मैंने 5 का प्रमोशन कर दिया, 5 ट्रांसफर कर दिया, कुछ भी, ठीक है। पर बेटा रिसोर्सेज तो बहुत लिमिटेड ही है, रिसोर्सेज तो लिमिटेड ही है। मेरे पास कोई फ्रेश आइडिया आई नहीं, कोई फ्रेश एम्प्लॉय मेरा आया ही नहीं। पहले क्या हो गया, द ऑर्गेनाइजेशन कैन ओनली सिलेक्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज which may not bring the best talent available in the market।
भाई जब मेरे कंपनी में जितने लोग पहले काम कर रहे थे मैंने उन्हीं में से लोगों को रिक्रूट कर दिया है। जो कंपनी जो मार्केट में नया टैलेंट है मैंने उसको लाया ही नहीं है अपनी कंपनी में, ठीक है। सेकेंड, स्टॉप फ्रेश टैलेंट। नो न्यू आइडियाज और पर्सपेक्टिव्स कम्स इन व्हिच कैन रिड्यूस द इनोवेटिव एंड क्रिएटिविटी। इसका जब नया टैलेंट आ ही नहीं रहा है तो ऐसे में क्या हो जाता है, मेरी कंपनी में क्रिएटिविटी इनोवेशन की कमी हो सकती है, ठीक है। क्रिएट्स कॉन्फ्लिक्ट अमंग एम्प्लॉइज। Those who are not selected for promotion may feel jealous or demotivated, affecting the teamwork। अब प्रमोशन भी सबको तो मिलता नहीं है, 10 में से हो सकता है कि 2 को मिल गया, 3 को मिल गया। हम सपोज करते हैं 3 को मिला 10 में से, तभी 7 लोग तो बिना प्रमोशन ही काम कर रहे हैं ना, तो उनकी में जेलेसी की फीलिंग डेवलप हो सकती है, जिससे हमारी कंपनी की टीम वर्क में नुकसान हो सकता है। तो ये था हमारा इंटरनल सोर्स। अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल सोर्स के बारे में। इंटरनल सोर्स में क्या था कि कंपनी के अंदर से ही एम्प्लॉइज को रिक्रूट कर रहे थे। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल सोर्स, मतलब बाहर का टैलेंट आ रहा है, बाहर से लोगों को बाहर से लोगों को रिक्रूट किया जा रहा है। रिक्रूटमेंट ऑफ कैंडिडेट्स फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन टू फिल वेकेंट पोजीशंस, ठीक है। तो एक्सटर्नल सोर्स हमारा क्या हो गया कि हम बाहर से कैंडिडेट्स को अप्लाई कर रहे हैं ताकि हमारी कंपनी में जो वैकेंसीज हैं उन पर अप्लाई कर सकें वो लोग। इसके भी बहुत अलग अलग टाइप्स होते हैं, बहुत सारे टाइप्स होते हैं। पहला है हमारा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। इट इज हायरिंग वेयर द कैंडिडेट्स अप्लाई डायरेक्टली थ्रू नोटिस डिस्प्लेड एट द ऑर्गेनाइजेशंस प्रीमाइसेस। मतलब कंपनी ने इश्तिहार डाल दिया, नोटिस डाल दिया अपनी कंपनी के बाहर कि वैकेंसी है पर्टिकुलर फील्ड में या पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में, लोगों ने देखा अप्लाई कर दिया, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ये हो गया हमारा। अगला क्या हो गया, कैजुअल कॉलर्स। कैजुअल कॉलर्स आर जॉब सीकर्स हु विजिट एन ऑर्गेनाइजेशन विदाउट प्रायर अपॉइंटमेंट टू अप्लाई फॉर पॉसिबल वैकेंसीज। मतलब क्या होता है कि इंसान एक पर्टिकुलर जगह से दूसरी अपने घर से कंपनी में चला गया देखने की वैकेंसी है कि नहीं है, अप्लाई कर दिया जाके अपना। हाँ बच्चों याद रखना कि इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। एक केस स्टडी पर्टिकुलरली दी गई होगी आपको, ठीक है, उसमें से आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन सा रिक्रूटमेंट है, इंटरनल है कि एक्सटर्नल। एक्सटर्नल है तो कौन सा फॉलो किया गया है इसमें, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है या कैजुअल कॉलर्स है या इसके आने वाले हम जो पढ़ने वाले हैं अभी, ठीक है। थर्ड हमारा एक्सटर्नल में आता है एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। It is inviting job applications by publishing vacancy details in newspaper, magazines और online platform। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे बहुत सारे हैं, लिंक्डइन है, OLX है। उसमें क्या करते हैं जो हमारे तो इसमें क्या होता है बेटा, जो कंपनी होती है अपना ऐड रन कर देती है, न्यूज़पेपर में इश्तिहार डाल दिया कंपनी में वैकेंसी है इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में। किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जैसे लिंक्डइन हो गया, जॉब सर्च हो गया, इन पे अपना ऐड डाल दिया, ठीक है। अब जो इंसान देखेगा उस पर अप्लाई कर देगा कंपनी से। अगला हो गया एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज इज अ गवर्नमेंट ऑफिस दैट हेल्प्स मैच जॉब सीकर्स विद एम्प्लॉयज टू फिल वैकेंसी। हाँ, एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम कहते हैं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। इसमें क्या होता है, जो भी कंपनी यहाँ वैकेंसी है वो बता देती है इस डिपार्टमेंट को कि हमारे यहाँ इस डिपार्टमेंट में या इस पर्टिकुलर फील्ड में वैकेंसीज है, तो जो लोग देखते हैं उसको अप्लाई कर देते हैं उसमें। अगला है प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट। प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन रिक्रूट सुटेबल कैंडिडेट्स मेनली फॉर मैनेजरियल एंड प्रोफेशनल पोजीशंस फॉर अ फी। अभी क्या होता है कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स भी हैं अलग अलग, ठीक है। बहुत सारे प्लेसमेंट एजेंसीज होती हैं, वो क्या करती हैं, वो एक पर्टिकुलर फी लेती हैं किसी भी एम्प्लॉय से, उनको दे देती है कि इस पर्टिकुलर कंपनी में या इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में हमारे वैकेंसीज हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। कैंपस रिक्रूटमेंट, जो कि कॉलेज में आपके होने वाला होगा। कैंपस रिक्रूटमेंट इज हायरिंग कैंडिडेट्स डायरेक्टली फ्रॉम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस लाइक कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज बिफोर दे कंप्लीट देयर कोर्सेज। क्या होता है बच्चों, जैसे अभी आप स्कूल में हैं, आप लोग जब कॉलेज में जाएंगे आप लोग खुद देखेंगे कैंपस रिप्लेसमेंट। इसमें क्या होता है कि आपका डिग्री जो है, मान लीजिए आप यूजी करना है, ठीक है, 3 साल का कोर्स है, 4 साल का भी हो गया है। 3 साल का कोर्स खत्म होने से पहले जो लास्ट ईयर होता है हमारा, लास्ट सेमेस्टर एग्जाम, फाइनल सेमेस्टर के एग्जाम्स से पहले ही कंपनीज आती हैं और जो हमारे लोग हैं जिन्होंने अप्लाई करा है उनको हायर कर लेती हैं, ठीक है। ये हमारा होता है कैंपस रिक्रूटमेंट। अगला है रिकमेंडेशंस ऑफ एम्प्लॉयज। Recommendations of employees involve hiring candidates listed by existing staff। मैं एक स्कूल में पर्टिकुलर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मुझे पता है कि एक नेक्स्ट ईयर अप्रैल से ही SST PET में वैकेंसी होगी। तो मैंने क्या किया, मैंने जो मेरे बॉस हैं मैंने उनसे अपना किसी दोस्त का बात कर ली कि मेरा दोस्त अप्लाई करना चाहता है, ठीक है। ये किस में आ जाएगा, ये मेरा आ जाएगा रिकमेंडेशंस में, ठीक, मैंने इसको रिकमेंड करा अपने बिहाफ पे। अगला हो गया लेबर कॉन्ट्रैक्ट। Labor contractors recruitment involves hiring workers through a contractor who supplies labor to the organization for specific job। इसमें क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट होता है हमारे लेबर कॉन्ट्रैक्टर, वो क्या करते हैं, मतलब वो रिक्रूटमेंट वो इस प्रोसेस में इन्वॉल्व हो जाता है,
जैसे वो किस पास से लेबर को रिक्रूटमेंट प्रोवाइड करता है, रिक्रूट करता है ऑर्गेनाइजेशंस में, बदले में ऑब्वियसली कुछ पर्टिकुलर फीस चार्ज करते हैं ये लोग। अब बात करते हैं इसके फायदे और नुकसान के बारे में। याद रखना, एक्सटर्नल का मतलब होता है कि बाहर से एम्प्लॉय आ रहा है, हम बाहर के लोगों को अप्लाई कर रहे हैं अपनी हायर कर रहे हैं अपनी कंपनी में। ऐसे में क्या होता है, फ्रेश टैलेंट, जो कमी थी ना उसमें इंटरनल में, वो यहाँ पूरी हो रही है, फ्रेश टैलेंट आ रहा है कंपनी में। ब्रिंग्स इन न्यू स्किल्स, आइडियाज एंड पर्सपेक्टिव्स टू द ऑर्गेनाइजेशंस। अब बच्चे जब बाहर से टैलेंट आ रहा है, मतलब कि बाहर के लोग कंपनी में आ रहे हैं, तो जितनी लिमिटेड चॉइस थी अब वो वाइड हो गई है, अब मेरे पास और चॉइस हो गई है एम्प्लॉयज में। Large people of candidates from outside increases the chances of finding the best fit. Specialized candidates helps in hiring people with specific expertise or experience not available internally. अक्सर ऐसा होता है बेटा कि इंटरनली एम्प्लॉयज जो काम कर रहे हैं वो कुछ पर्टिकुलर चीज में अच्छा ना हो, या हो सकता है कि कुछ भी रीजन हो सकता है कि वो काम ना कर पा रहा हो। ठीक है, जब मैं बाहर से टैलेंट को अपॉइंट करता हूँ तो मुझे अंदाजा मैं इसके बेसिस पे ही हायर कर रहा हूँ कि उसके जो स्किल्स है वो कंपनी से मैच हो रहे हैं। ठीक है, उसके पास इनोवेटिव आइडियाज हैं, क्रिएटिव थिंकिंग है। अगला आ गया हमारा कॉम्पिटिटिव स्पिरिट। इसमें क्या होता है बेटा कि सिंपल सा है, एक ह्यूमन साइकोलॉजी समझना कि कंपनी के अंदर ही लोग थे, मैंने उनका प्रमोशन नहीं करा, मैंने उनको रिक्रूटमेंट नहीं करा, बल्कि मैंने बाहर से लोगों को और बुला लिया। ठीक है, अब क्या होता है कि जो अंदर के लोग थे, जो पहले से काम कर रहे थे, और जो लोग बाहर के जो लोग नए आए हैं, ये लोग आपस में कॉम्पिटिशन करने लगते हैं और अच्छे से काम करने लगते हैं, ताकि जो अच्छा काम करेगा उसका प्रमोशन जल्दी होगा। नुकसान क्या हो गए, कॉस्टली बहुत है ये बेटा। बहुत सारे जैसे हम जो टाइप्स पढ़े थे एक्सटर्नल सोर्सेज के, एडवर्टाइजमेंट था, लेबर कॉन्ट्रैक्ट थे, प्लेसमेंट थे, ये प्लेटफॉर्म जितने भी थे, जैसे पैसे तो लेते हैं हम लोगों से अपना काम करने के लिए, कॉस्टली हो गया। एडवर्टाइजमेंट, प्लेसमेंट एजेंसीज फीस एंड सिलेक्शन प्रोसीजर्स इंक्रीजेस एक्सपेंसेस। साथ ही साथ क्या होता है, टाइम कंज्यूमिंग भी होता है हमारा। रिक्रूटमेंट फ्रॉम आउटसाइड इन्वॉल्व्स लॉन्गर प्रोसेस लाइक एडवर्टाइजिंग, शॉर्टलिस्टिंग एंड इंटरव्यूज। बेटा लोग भर्ती कर मैंने इश्तिहार डाल दिया कि इस पर्टिकुलर वैकेंसी मेरे डिपार्टमेंट में कंपनी के वैकेंसी है, लोगों ने अप्लाई कर दिया। अब क्या होगा, मैं अप्लाई करने के बाद सिलेक्ट भी तो करूंगा उन्हें, ट्रेन करूंगा उनको, डेवलप करूंगा, इसमें टाइम लगेगा मेरा। लॉन्गर एडजस्टमेंट पीरियड, एक्सटर्नल हायर्स में रिक्वायर मोर ट्रेनिंग एंड टाइम टू एडजस्ट द वर्क एनवायरनमेंट। बेटा जब एम्प्लॉय बाहर से आ रहा है तो उसको अपने आप को एडजस्ट कर, कंपनी में एडजस्ट करने में, सिचुएशंस के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करने में टाइम लग जाता है। ठीक है, तो बच्चों इसी के साथ हमारा पार्ट 2 भी एंड होता है। तो आज हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा इंटरनल रिक्रूटमेंट के कुछ फायदे नुकसान। ठीक है, तो लास्ट हमने क्या पढ़ा, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट और उसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। सो आई होप कि आपकी वीडियो पसंद आया हो। और हाँ, मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि इससे पहले का वीडियो और उससे पहले के जो चैप्टर्स थे उन सब का वीडियोस नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक ऑलरेडी मेंशन कर दिया, तो जिन लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उसको प्लीज चेकआउट कर दीजिएगा। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।